नमस्कार। जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, आज चर्चा का विषय है पेंशन धारकों की समस्याएं और उनका समाधान। दरअसल मैं एक कर्मचारी ताउम्र नौकरी करता है, तो जब तक वो नौकरी करता है तब तक उसको सारे ड्यूज़ मिलते रहते हैं, समय रहते तनख्वाह सैलरी मिलती रहती है। लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट का, सेवानिवृत्ति का काल आता है, समय नज़दीक आता है, तो बहुत सारी समस्याएं उसके जहन में होती है कि पेंशन कैसे लगेगी, कैसे कैलकुलेट होगी, क्या क्या दस्तावेज चाहिए। और वो दस्तावेज जो है वो आनन फानन में कई बार अधूरे रह जाते हैं और वो पेंशन की प्रक्रिया थोड़ा सा डिले हो जाती है। इसलिए आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और यानी आज हम जो आपको चर्चा देने वाले हैं, बताने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा में, वो ये है कि किस तरह से क्या क्या समस्याएं जो पेंशन धारकों की हो सकती है, जीपीएफ से संबंधित या और फैमिली पेंशन से संबंधित, उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए और उन समस्याओं के मद्देनज़र क्या क्या चीज़ों का आप ध्यान में रखें और कैसे कैसे उनका निपटारा किया जा सके। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे आज बातचीत करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री तिलकराज शर्मा जी। तिलकराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तिलकराज शर्मा जी वरिष्ठ लेखा अधिकारी के तौर पर कार्यरत हैं, प्रधान महालेखाकार कार्यालय शिमला में। हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं नारायण सिंह ठाकुर जी। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। नारायण सिंह ठाकुर जी सहायक लेखा अधिकारी के तौर पर इसी कार्यालय में कार्यरत हैं और दोनों एक्सपर्ट हैं और दोनों एक्सपर्ट से जानने का प्रयास करेंगे कि ये समस्याएं क्या हो सकती है, उनका समाधान कैसे हो सकता है। लेकिन दर्शकों, आपके जहन में भी कोई अगर सवाल है आज के विषय से संबंधित, कोई भी शंका आपके जहन में, अब तो आप सीधे सीधे हमसे टेलीफोन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप अपना हमारे साथ वार्तालाप स्थापित कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे नंबर है 28000177। दूसरा नंबर भी नोट कर लें, दूसरा नंबर है 28000178। नंबर मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ, नंबर है 28000177। दूसरा नंबर है 28000178 और एसटीडी कोड लगाना ना भूलें। एसटीडी कोड है 0177 यानी 0177। तो दर्शकों, उठाइए फ़ोन, बताएं अपनी समस्या, अपनी शंका और हमसे समाधान जानिए। डॉक्टर ठाकुर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्या समस्याएं हो सकती हैं आमतौर पर, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आमतौर पर जो पेंशन धारक होते हैं? पेंशन के मामले में ज़्यादातर समस्या है फैमिली पेंशन का। जब मामला आता है तब फैमिली पेंशनर को बड़ी समस्या आती है, क्योंकि उसके पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती जी। उसको ना विभाग का कोई सहारा होता, तो उसको पहले विभाग के पास जाना पड़ता है, फिर उससे पूछना पड़ता, फिर विभाग भी कुछ अधूरे कागजात रखता है, फिर उसके बाद हमारे को भेजता है। तो उसमें हमने ये पाया है जो हमारे पास कागजात आते हैं कि वो बहुत अधूरे रहते हैं, क्योंकि उनको उसके बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए वो समस्या बनी रहती है और उनके केस को डिसाइड करने में समय लग जाता है। और इसके लिए हम एक प्रोग्राम को रखते हैं जनवाणी के माध्यम से। कोई अगर किसी का कोई ऐसा मसला हो जो सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम जनवाणी के माध्यम से भी कर सकते हैं और अपने कार्यालय में भी अगर आके आए तो हम उनका समाधान कर सकते हैं, समाधान निकालते हैं। तो वे विभाग के माध्यम से ही होता है, क्योंकि जो भी पेपर आएगा हमारे पास पेंशन का, जो भी पेपर आएगा उसके विभाग जहाँ पर कर्मचारी कार्यरत था वहाँ उसी के माध्यम से आएगा जी। फिर उसके बाद ही हम उसकी स्क्रूटनी करते हैं और उसके बाद उसकी पेंशन जो एलिजिबिलिटी बनती है उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी को उसका पीपीओ हम जारी करते हैं। जी। ठाकुर साहब, आपने बड़ा सही कहा कि आमतौर पर जो मुख्य जो समस्या है वो फैमिली पेंशन धारकों की है। वो ये है कि उनको ना तो पता होता है और फिर विभाग से वो आपके पास जो है वो सारे दस्तावेज आते हैं। विभाग भी कई बार जो है वो संपूर्ण दस्तावेज नहीं भेज पाते हैं और परिणाम ये होता है कि वो परेशान होते हैं और फैमिली पेंशन का जो केस है वो थोड़ा लंबित पड़ जाता है। शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों को कि ये पेंशन लगती कैसे है, यानी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद पेंशन धारक जो है पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। सबसे पहले मैं इस विषय में बताऊं कि पेंशन
जो है जो इम्प्लाइज 15/5/2003 से पहले नियमित हुए हैं जी वो इस पेंशन के लिए जो है एलिजिबिलिटी होती है उनकी, जी जो रेगुलर होंगे। जी। यदि कोई डेली पे होगा या कोई कॉन्ट्रैक्ट पे होगा तो उसको इसमें पेंशन के अंडर हम कवर नहीं करते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो पेंशन पेपर जो रिटायरमेंट पे आ रहा है उनको प्रोसेस जो है 1 साल पहले शुरू कर देना चाहिए जी। और 6 मंथ के अंदर ये एजी ऑफिस में सबमिट हो जाना चाहिए। यदि उसमें कोई कमियां रही होंगी तो हम उन विद 6 मंथ जो है उसको इंटीमेट करते हैं पेंशनर को, ताकि वो उन डॉक्यूमेंट्स को हमारे को दे दे और जिस टाइम वो रिटायर होगा, जिस डेट को रिटायर होगा उस दिन उसको जो पेंशन उसके मतलब जो उसके रिटायरमेंटल बेनिफिट्स हैं वो उसके अकाउंट में चले जाने चाहिए। और शर्मा जी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि रिटायरमेंट से लगभग 1 वर्ष पूर्व जो है ये सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जानी चाहिए और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन विद ऑल रिस्पेक्ट आपके पास केस जो है वो 6 महीने से पूर्व आ जाना चाहिए रिटायरमेंट के, तभी जो है वो तमाम तरह के जो रिटायरमेंट ड्यूज हैं उस समय रहते एम्प्लॉय को जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसको मिल पाता है। ठाकुर साहब मेरा सवाल ये है, अभी आप जैसे आपने कहा कि फैमिली पेंशन की बात की, पारिवारिक जो पेंशन होती है उसके बारे में बात की, थोड़ा सा ये बताएं ठाकुर साहब कि जो पारिवारिक पेंशन जो लगती है वो लगती कैसे है, क्या मापदंड है और क्या प्रक्रिया रहती है? जो पारिवारिक पेंशन लगती है वो उसके लास्ट ड्रॉन पे कैलकुलेट की जाती है जी। तो उस पर वो इन्हांस रेट मिलता है, एक नॉर्मल रेट मिलता है। इन्हांस रेट उसका बेसिक पे और जो होता है उसका 50% मिल जाता है जी। और जो नॉर्मल रेट होता है वो 30% के हिसाब से मिलता है जी। इसमें फैमिली पेंशन जो स्पाउस है जैसे जी। पति या पत्नी उसके एम्प्लॉइज के जी। उसको तो हम पहले ही रिपोर्ट कर देते हैं क्योंकि वो क्लियर केस होता है, उसमें जी। उसके डॉक्यूमेंट देखते हैं कि वाइफ यही है तो उसके नाम से हम उसको फैमिली पेंशन उसी पीपीओ में ऑथराइज कर देते हैं जी। उसमें तो समस्या नहीं रहती पहले ही, क्योंकि वो एम्प्लॉइज के होते क्लियर। अगर कोई डेथ केस हो जाए तो एम्प्लॉइज की डेथ हो जाए तब उसका केस उसके परिवार वाले ही डॉक्यूमेंट तैयार करके विभाग को भेजते हैं तो उसमें थोड़ा सा बाधा रहती है, उनको बाधा आ जाती है कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने में, तो उस वजह से कोई भी डॉक्यूमेंट रह गया तो उसमें कोई ना कोई क्वेरी लग जाती है तो उससे डिले हो जाता है। तो उनको चाहिए कि वो उसका एम्प्लॉइज का डेथ सर्टिफिकेट लगा के विभाग के पास जाएं, विभाग से उसके फॉर्म 12, 14, 18 को भरें। 12, 14 और 18 तो विभाग खुद ही भर के देगा, उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो लगा के वो भेजें। अगर बच्चों के केस में है तो बच्चों के केस में उसमें इनकम का भी क्राइटेरिया होता है, उसका इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। अगर माइनर है तो गार्डियन के थ्रू जाएगी पेंशन। ऐसी कई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है तो इसीलिए हम जनवाणी के माध्यम से आते रहते हैं। और इससे ठाकुर साहब आपने ठीक कहा कि अगर तो पेंशन धारक जो है वो सेवानिवृत्ति हो रहा तो उसके बाद तो उसका बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अगर कंप्लीट है तो ठीक है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है जब पेंशन धारक की डेथ हो जाती है किन्हीं कारणों से, उसके बाद जो उसकी फैमिली को पेंशन मिलनी है, जैसे आपने कहा कि बच्चों के लिए या उसकी वाइफ को, स्पाउस को, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो ज़रूरत कुछ रहती है एक्स्ट्रा। और उसमें आपने साथ साथ ये भी कहा कि उनको परिवार वालों को जो है वो कुछ चीज़ें, कुछ दस्तावेज जो है रेडी रखने चाहिए, जैसे डेथ सर्टिफिकेट आपने बताया और दूसरी जो तमाम चीज़ें, और जो आपने फार्म गिनाए जो 17, 18, 12, 14 जी। थोड़ा सा मैं इसमें एक ऐड करता हूँ कि सबसे पहले जब पेंशनर जो है उसको फार्म जो दिए जाते हैं उसको फार्म होते हैं 3, 5, 7 जी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फार्म है 3 जी। ज़्यादातर पेंशनर्स क्या करते हैं, मतलब जो रिटायरमेंट होने हैं वो क्या करते हैं कि बेटियों का नाम उसमें नहीं लिखते हैं जिनकी शादी हो गई होगा या मेजर हो गई, परंतु गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स चलाई हैं कि बेटियों को राइट दिया है, पर्टिकुलर बेटियों को यदि वो 25 साल से ऊपर भी हो जाती है तो अनमैरिड रहती हैं तो वो फैमिली पेंशन के लिए, यदि कोई ऐसी पेरेंट्स के साथ इंसिडेंट है तो वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है जी। सेकंड, यदि सपोज करो कि पेरेंट्स के रहते रहते यदि कोई बेटी विडो हो जाती है
तो वो भी Eligible एलिजिबल होगी यदि वो पेरेंट्स के ऊपर इनकम वाइज आश्रित जो है डिपेंडेंट होंगी तो वो जी, रहेगी। थर्ड, कोई डाइवर्सिटी हो जाए जी तो परंतु यदि उनका नाम ही नहीं उसमें लिखेंगे जी। तो हमारे को वो नाम को जी। वेरीफाई करने के लिए जी। दिक्कत आती है। जी। तो हम इन पेंशन धारकों से रखेंगे फॉर्म 3 भरते हुए, जी। चाहे बच्चे मैरिड हो अनमैरिड हो जी। कुछ भी हो, जी। उन सब का नाम जो है जी। दें वहाँ पे। जी, ये बहुत जी शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई कि वो बेटियों का नाम उसमें होना आवश्यक है, और उसमें क्योंकि वो एलिजिबल है, अगर एक तो अगर 25 से ऊपर अनमेरिड है, शादी नहीं हुए तब भी एलिजिबल है, और किन्हीं कारणवश वो जो है अगर वो विडो है तब भी वो एलिजिबल है अगर आश्रित है उसको। और यदि वो इनवैलिड ये डिसेबल है जी। तो वो परमानेंट, इवन चाहे उसकी शादी भी हो जाए तब भी वो जी। फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल रहती है। जी। तो ये कि मेरा मेन कहने का ये है कि फार्म 3 जो नॉमिनेशन फार्म होता है जी। उसमें बेटियों का पूरा नाम, चाहे वो मैरिड हो जी, अनमैरिड हो, वो विवरण देना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ठाकुर साहब, मेरा एक और सवाल है, एक जो रिटायरमेंट के बाद जो पोस्ट ऑफिस या ट्रेजरी वाले जो मांगते हैं एक लाइफ सर्टिफिकेट, उसमें कई बार जो है वो बड़ी भ्रांतियाँ रहती है पेंशन धारक को, उसके बारे में थोड़ा वो भ्रांतियाँ दूर करें आप जरा। एक तो ये ठाकुर साहब कि वो जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो कैसे जमा किया जाए, ऑनलाइन किया जाए, ऑफलाइन किया जाए, कहाँ जमा किया जाए, मतलब एक संपूर्ण प्रक्रिया क्या रहती है? हाँ, इसमें ऑफलाइन भी दे सकते हैं, खुद जो पेंशनर है वो वहाँ ट्रेजरी में जाएगा जी। और अपना एक अटेस्टेड सर्टिफिकेट किसी से गेस्टेड से अटेस्ट करा के, जी। प्रधान से या उससे करा के, जी। तो वो भी लाइफ सर्टिफिकेट चलता है वहाँ पे उसको बेस पे। जी। और आजकल एक इन्होंने ऑनलाइन भी किया है डिजिटल सर्टिफिकेशन डिजिटल का सर्टिफिकेट जी। वो आधार बेस है जी। और उसको डाक विभाग द्वारा जी। एक और इनकी ऐप है उसके द्वारा भी हो सकता है जी। वो इनका IPPB जो बैंक है जी। वो आपका जो पोस्टल का डाकिया होता है या डाक सेवक होता है जी। वो आपके घर पर ही आके आपका उसका जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकता है उस पर बायोमेट्रिक, उसके बाद बायोमेट्रिक सिस्टम से वो अपलोड कर देगा। जी। ये एक कोविड के दौरान एक ज़्यादा इंस्ट्रक्शन आई हुई है जी। और हमने इसको हिमाचल सरकार को भी भेजा है जी। ताकि वो सर्कुलेट करे आगे जी। और भारत सरकार ने भी जी। इसको लागू किया हुआ है जी। और इसमें पोस्टल विभाग सहयोग दे रहा है जी। जिससे जल्दी से, क्योंकि इनके पोस्टल गांव-गांव में है, जी। डाकिया जाता है जी। लगभग 1,86,000 के करीब जो जी। है पोस्टमैन जो गांव में जाते हैं जी। वो अपलोड कर सकते हैं इसको। जी। तो ये सुविधा अच्छी है ठाकुर साहब, वो एक तो इसलिए भी क्योंकि डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल सर्टिफिकेशन का ज़माना है, दूसरा जो पेंशन धारक है किन्हीं कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से वो नहीं विजिट कर सकता ट्रेजरी में या जहाँ भी ऑफिस है, तो गांव से अगर वहाँ से डिजिटल सर्टिफिकेट जो है अपलोड हो जाए तो उसके लिए भी फायदेमंद हाँ, है। ये बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट ने अच्छी भारत स्कीम जी चलाई है, जी भारत सरकार ने जी। और ये भारत सरकार के माध्यम से ही बनी है और सभी स्टेट के लिए भी है जी। और दूसरे जो कॉरपोरेट सेक्टर के जो पेंशनर है उनके लिए भी ये जी है। जी इसका इसी में समाधान हो जाता है जी। डिजिटल सर्टिफिकेट से। जी। शर्मा जी, मैं मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, ये जो GPF की प्रक्रिया है, यानी जैसे GPF नंबर अलॉटमेंट कैसे होती है, सब्सक्रिप्शन कैसे होती है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं। जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं और 15/5/2003 से पहले जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है उनका 1 साल के अंदर अंदर जो है GPF का अकाउंट को अलॉट करने के लिए आवेदन करना पड़ता है जी। और उसके साथ उसकी नॉमिनेशन भी होती है जी। कि वो यदि कोई मिसहैप हो जाए तो वो पैसा जो है किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके नॉमिनेशन। तो ये 1 साल के अंदर अंदर ये प्रक्रिया जो है एम्प्लॉयज़ को शुरू किए थे, परंतु ये अभी एप्लीकेबल जो है 15/5/2003 से पहले जो रेगुलर एम्प्लॉय उन्हीं के लिए है ये। तो मेन इसमें रहता है नॉमिनेशंस का कि उसमें फर्स्ट नॉमिनी किसको बनाना है, सेकंड नॉमिनी किसको बनाना है और उनको शेयर्स कितने देने हैं। तो नॉमिनेशन जरूर भरें वो उसके साथ, क्योंकि अदरवाइज इस पैसे को देने के लिए काफ़ी डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, फैमिली मेंबर को किसको देना किसको नहीं, बाद में यदि कोई मिसहैप आता तो आते हैं। तो फर्स्ट नॉमिनी
जी। और इसमें यह है कि जिसकी रिक्रूटमेंट शादी से पहले हुई है तो उसमें उसने पेरेंट्स का नाम दिया होता है, परंतु जैसे ही शादी होती है तो उसको वो रिवाइज्ड नॉमिनेशन उसमें देना होता है, उसमें अपने वाइफ का नाम ऐड करें, बच्चों का नाम ऐड करें, उनको कितना कितना शेयर है, तो इसमें जिसको भी उसने नॉमिनेट किया होगा तो हम उसको जो है वो पैसा ऑथराइज कर देते हैं। जी शर्मा जी, आपने बड़ी प्रैक्टिकल बात कही है, वो ये कि बहुत सारे डिस्प्यूट होते हैं अगर नॉमिनेशन प्रॉपर नहीं भरा आपने, या शादी से पहले वाला और बाद में ध्यान नहीं रखा, या फिर फर्स्ट सेकंड नॉमिनी जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं किया, तो उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स बाद में होते हैं। परिणाम ये होता है कि फिर वो डिस्प्यूट के चलते जो है वो फैमिली पेंशन या पेंशन सेटलमेंट ड्यूज जो है, हाँ जी 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 बिल्कुल। शर्मा जी, एक और सवाल मेरे जहन में वो ये कि ये जीपीएफ की जो मिनिमम और मैक्सिमम जो ये लिमिट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जीपीएफ का जो उसकी बेसिक होगा उसका 6% जो है वो मिनिमम है जी, और मैक्सिमम में के लिए उसका बेसिक प्लस ग्रेड पे प्लस डीए, ये हिमाचल में ही है सिर्फ, ये इन तीनों को जोड़ करके मैक्सिमम अपना सब्सक्राइब टोटल अमाउंट सब्सक्राइब करा सकता है जी। मिनिमम 6%, हाँ। और मैक्सिमम जो है वो जो टोटल अमाउंट बनता है आपका उसमें बेसिक प्लस डीए भी है, हाँ। और जीपीएफ नहीं, बेसिक और ग्रेड पे तो है ही, उसके साथ डीए के साथ साथ ये सिर्फ हिमाचल में के लिए ही एक बेनिफिट दिया है, अदर सेंटर्स में डीए को ऐड नहीं करते। जी शर्मा जी, जीपीएफ से हटके मेरा सवाल ये कि क्योंकि जैसे आपने बार बार कहा कि जो ये ड्यूज़ हैं जीपीएफ से रिलेटेड या पेंशन से रिलेटेड, ओल्ड पेंशन, ये उन्हीं को मिलती है जो 2003 से पहले 15/5/2003 से पहले जो नियमित तौर पे नियुक्त हैं। जो लोग इसके बाद नियुक्त हुए हैं, चाहे नियमित हुए हैं चाहे या उसके बाद रेगुलर हुए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, और अगर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में क्या हितधारकों का सुरक्षित है, हित कैसे? ये 15/5/2003 के बाद जो है न्यू पेंशन स्कीम जो है स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों ने चलाई हुई है। इसमें एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर का शेयर जाता है और उसमें लिमिट फिक्स है, 10% का है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने 10 और 14 कर दिया, 10 एम्प्लॉइज का तो 14 एम्प्लॉयर्स का जाता है इसके। तो ये जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन NSDL है, उसके थ्रू जो है इसको मॉनिटर किया जाता है। तो ये जब रिटायरमेंट होगी, जिस टाइम रिटायरमेंट होगी, तो 60% जो उसका डिपॉजिट होगा विद इंटरेस्ट उसकी पेमेंट हो जाती है। 40% जो है इसको म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट लगाती है, और उससे जो रिटर्न आती है वो इन द शेप ऑफ पेंशन जो है हर मंथ वो सब्सक्राइबर को दी जाती है। जी, तो ये व्यवस्था जो है वो 2003 के बाद के कर्मचारियों के लिए व्यवस्था है। पेंशन की सुविधा उनको भी है, लेकिन आपने जैसे कहा कि उनकी प्रक्रिया जो है न्यू पेंशन स्कीम जिसे नाम दिया गया है वो है, और उसके मापदंड अलग हैं, लेकिन जो ओल्ड पेंशन है उसकी आपने पूरी उसमें एम्प्लॉइज या एम्प्लॉयर का शेयर नहीं होता। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें गवर्नमेंट जो देती है वो गवर्नमेंट ही देती है, जिसमें एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स दोनों का शेयर होता है। जी दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पेंशन धारकों की समस्याओं के बारे में। इस विषय से संबंधित आपकी भी कोई समस्या है या आपके प्रश्न जहन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। उसके लिए मैं नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टेलीफोन मोबाइल से आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर है 28000177, दूसरा नंबर है 28000178, यानी 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। ठाकुर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। हम बार बार जो है आपका ज़्यादा जो फोकस जो देखा बतौर एक्सपर्ट वो ये कि प्रॉपर जो है फॉर्म भरा जाए, बाद में कोई दिक्कत ना आए, नॉमिनेशन प्रॉपर हो, और फैमिली पेंशन के दौरान जो है अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर जो है समय रहते विभाग के माध्यम से आप तक पहुंच जानी चाहिए। इसके अलावा आपने जैसे कहा कि फिर भी पेंशनरों के हित के लिए जो आप बहुत सारी ये कार्यक्रम भी हम करते हैं और आपके कार्यालय में भी। लेकिन नॉमिनेशन की आप बात जैसे कर रहे थे, तो नॉमिनेशन में और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉमिनेशन में बहुत सारे डिस्प्यूट बाद में होते हैं। हमारे दर्शकों के लिए, हमारे उन लोगों के लिए जो हितधारक हैं, उनके लिए क्या आप सुझाव देंगे? किस तरह से प्रॉपर जो है मेंटेन करें रिकॉर्ड नॉमिनेशन का, और कैसे भरें रिकॉर्ड को? जो फॉर्म है विभाग के माध्यम से सही रूप से भर के आनी चाहिए जी। अगर उसमें नॉमिनेशन प्रॉपर होनी चाहिए जी। जैसे वाइफ के नाम से नॉमिनेशन है तो वो भी होनी चाहिए, बच्चों के नाम से भी होनी चाहिए जी। पर जो ग्रेजुटी की जो नॉमिनेशन है वो विभाग अपने स्तर पर करता है जी। फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेशन जो आती है वो एलिजिबल पहले तो वाइफ के नाम से ही आएगी जी। वो फर्स्ट जो है उसी में आएगी जी। अगर
उसमें वाइफ नहीं है तो बच्चे का ही इंटाइटलमेंट बनती है, जी। तो उसके हिसाब से फर्क बड़े होने ठाकुर साहब, मेरा एक सवाल और आ रहा है बीच में, वो ये कि आपने कहा कि पहली जो पेंशन लगेगी, फैमिली पेंशन, वो पत्नी को ही लगेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की 2 पत्नियां हैं और बच्चे, 2 पत्नियों से बच्चे हैं, तो उन 2 पत्नियों में कैसे डिवाइड होगी पेंशन, और उनके जो बच्चे हैं आगे उनमें कैसे डिवाइड होगी? जो पहली पत्नी है जी। वो अलाइव है और दूसरी भी अलाइव है जी। वैसे तो ड्यूर कर नहीं सकता शादी पर, जी। अगर ऐसा केस हो जी। गया तो पहली तो आपके पास इस तरह के केस आते होंगे वैसे तो जी 50% उसको फैमिली पेंशन लग जी। जाएगी और उसका जो 50% शेयर है जी। वो बच्चों को, दूसरी के बच्चों को चला जाएगा जी। और वो 50-50 करके बच्चों को जाएगा। पर जो सेकंड वाइफ है वो इंटाइटल नहीं है इसमें जी। उसकी जीते हुए, अगर एक्सपायर हो गई जी। या डाइवर्स हो गया पहले जी। का और फिर सेकंड वाइफ है तो जी। वो एलिजिबल होगी और उसको हिसाब से उसको भी वो एलिजिबल तब होगी अगर पहली पत्नी किन्हीं कारणों से जीवित नहीं है या डाइवर्स हो गया है, डाइवर्स हो गया तब वो एलिजिबल है, अन्यथा वो एलिजिबल नहीं है। इसमें मैं एक जी, चीज जी, क्लियर जी, कर देता हूँ जी। कि फर्स्ट वाइफ के होते हुए सेकंड मैरिज नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, यदि बिल्कुल। वो फर्स्ट वाइफ के होते हुए सेकंड मैरिज हो गया जी। तो वो उसके लिए चाहे वो फर्स्ट के बाद में डेथ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो इंटाइटलमेंट एलिजिबल नहीं होगी। जी। परंतु उसके बच्चे जो हैं जी। वो एलिजिबल जी, जी, बिल्कुल। तो जब तक वो बच्चे 25 साल कंप्लीट नहीं कर जाते जी। हैं या उनकी मैरिज नहीं हो जाती है बेटियों के केस जी। में, तब तक उनको 50% रहेगी जी। और फर्स्ट वाइफ को भी फर्स्ट 50% है। पर जैसे ही फर्स्ट के सेकंड के बच्चे इनएलिजिबल होते तो 100% फर्स्ट वाइफ को ही रिस्टोर कर दी जाए। जी, पर वो उसमें जो सेकंड वाइफ है वो खुद एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसके बच्चों को, जैसे आपने कहा कि 50% फर्स्ट वाइफ को मिलेगी, 50% उसके बच्चों को मिलेगी। लेकिन अगर बच्चे, मान लीजिए वो पत्नी भी, उसकी भी डेथ हो जाती है दोनों की, तो बच्चे जो है 2 पत्नियों के जो बच्चे हैं उनको दोनों जगह बराबर डिवाइड लगे, परंतु वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो मतलब या तो एक तो अनमैरिड उनकी 25 साल से ऊपर लड़कों के केस में एज नहीं होनी चाहिए और शादी नहीं हुई होनी चाहिए और सर्विस नहीं लगी होनी चाहिए। जी। ये तीनों कंडीशंस उसमें लगी होनी। जी। अर्निंग का कंडीशन जो है वो मेन है। जी। उसमें शर्मा जी, जो बच्चों के लिए जो पेंशन लगती है उसमें भी एक महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे जहन में है वो ये कि जो जिसको उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन उसके साथ साथ इनकम क्राइटेरिया भी क्या उनका देखा जाता है? मेन इनकम क्राइटेरिया बच्चों के काम, हस्बैंड वाइफ में इनकम का क्राइटेरिया नहीं देखा जाता, परंतु जब बच्चों को पेंशन, फैमिली पेंशन लगनी होगी उसमें इनकम का क्राइटेरिया देखा जाएगा। यदि वो मिनिमम पेंशन, मतलब जैसे मिनिमम पेंशन इस टाइम 3500 रुपये है प्लस डी है उसके ऊपर, इस टाइम 159% डी है, उन दोनों से मिला करके यदि वो एक्सीड करेगी तो वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यदि इससे कम रहती है तो वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है। और जो आयु आपका एक क्राइटेरिया बता रहे थे 25, वो क्या है? 25 साल तक ही फैमिली पेंशन एलिजिबल होती है, परंतु लड़कियों के केस में यदि वो अनमैरिड रहती हैं तो उनको 25 साल के बाद भी मिलेगी। जी, वो तो आपने जैसे पहले कहा कि एक तो जो है वो यदि अनमैरिड है तो 25 साल के बाद भी, और किन्हीं कारणवश वो अगर विडो हो जाती है और डिपेंडेंट है, हाँ जी, आश्रित है उनके ऊपर, पेंशनर्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, तब भी हो, तो उसमें आयु का कोई क्राइटेरिया नहीं? आयु का, एज का कोई क्राइटेरिया, एज का नहीं है। लड़कों के लिए है? लड़कों के लिए जैसे आपने कहा कि सिर्फ 25% है, परंतु इनवैलिड पेंशन होगी तो उसमें जो है लड़के जो आफ्टर मैरिज भी एलिजिबल रहते हैं। यदि कोई इनवैलिड होगा, मतलब कोई अपंग है, मेंटली रिटार्डेड है, तो इस प्रकार के स्पेशली एबल्ड जो है, जी, तो डिसेबल्ड जो है तो वो आफ्टर मैरिज भी एलिजिबल रहते हैं। जी। कंडीशन ये है कि उनकी इनकम मिनिमम जो फिक्स की हुई है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शर्मा जी, रिटेंशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा बताएं। ये रिटायरमेंट के बाद जो है वो ये थोड़ा सा हिमाचल गवर्नमेंट ने 2007 में एक ऑर्डर्स किए थे कि जो रिटायर हो जाएंगे और वो विद इन 6 मंथ अपनी कंसेंट देते हैं तो अपना जीपीएफ का अमाउंट जो है वो रिटेन कर सकते हैं। उनका जीपीएफ का केस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिस रिटायर हुए हैं उस डेट को फाइनल कर देते हैं और जो उसका नेट अमाउंट आएगा उस टाइम हुआ उसको एचपी गवर्नमेंट अपने पास रखती है और उस पर जो अदर्स को इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट उनको हर साल देते रहेंगे और विड्रॉल की भी उनको साथ जो नॉर्मल वे में जो विद इन सर्विस रहते हुए जो विड्रॉल जैसे पार्ट पेमेंट्स लेते हैं वो आफ्टर
रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। जी। और जब तक एम्प्लॉयज जीवित है तब तक उसको वो रिटेन करवा सकता है। उसके बाद यदि वो फैमिली पेंशन का जिसका उसने नॉमिनेशन किया होगा उसको जाएगा और उसको विद इन 6 मंथ जो है वो अपनी विड्रॉल लेनी होगी। विद इन 6 मंथ विड्रॉल लेनी होगी। final withdrawal शर्मा जी और ठाकुर साहब, आप दोनों स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ कि जो भी जानकारी हमने आपको दी उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ जनवाणी में फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।